स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपके एंकर के खजानियों सुनो। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में नेताओं ने उपस्थित की शुरुआत हो गई है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी पार्टी कार्यालय पहुंचे। लखनऊ के विधायक भी कार्यालय पहुंचे, जबकि आरएलडी के नेता और कार्यकर्ता भी राजनाथ सिंह के नामांकन में उपस्थित थे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में आरएलडी के कार्यकर्ता और नेता प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे। लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी कौशल किशोर भी भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी कार्यालय की दिशा में कदम बढ़ाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान खुलकर मुसलमानों को और कांग्रेस को अपने निशाने पर लेना आरंभ कर दिया। इस मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी के राजनीतिक संपादक ऋषि भारद्वाज ने बीजेपी नेता आरमेंद्र भारद्वाज से की खास बातचीत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों से खुले मंच से लोगों के सामने एक मैसेज दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई, इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो देश में मुसलमानों का फिर से बोलबाला हो जाएगा, मुसलमान आपका घर मकान दुकान सब छीन लेंगे। और ये बात वो ढके छुपे शब्दों में नहीं कह रहे, वो सीधे सीधे कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी का जो आरक्षण है वो भी मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो इस पर खास बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अमरेंद्र भारद्वाज मौजूद हैं और जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस तरह की बातें कह के क्या बताना चाह रहे हैं। अमरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अमृत, आप एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मंच से इस तरह की बातें कर रहे हैं, सीधे सीधे हमलावर हैं वो मुसलमानों पर, जबकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा था कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे पसंद करने लगा है और भारतीय जनता पार्टी ने एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी बना रखा है जो मुसलमानों के बीच में जाके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात करता है। तो ऐसे में ये सब जो बातें आ रही हैं, क्या इससे माहौल नहीं बिगड़ेगा? नहीं, ऐसा माहौल बिगाड़ने जैसा इसमें कुछ नहीं है। माहौल इससे क्यों बिगड़ेगा? माहौल बिगाड़ना हमारे प्रधानमंत्री जी की जो भी योजनाएं हैं और जो भी देश में योजनाएं चल रही हैं वो सभी धर्म के लिए हैं, सभी जाति के लिए हैं, किसी एक विशेष के लिए तो नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब के लिए। अगर राशन फ्री मिल रहा तो सबको मिल रहा। अगर एक ग्राम पंचायत में 100 लोग रह रहे हैं, उसमें 20 मुसलमान हैं और कोई यादव है, कोई गौतम है, रावत है, ब्राह्मण है, छत्री, ठाकुर, तो सब के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो भी लाभ की योजनाएं हैं वो पूरे देश के लिए, सभी के लिए, सभी वर्ग के लिए एक समान है। बात आपकी बिल्कुल सही है कि अब एक सरकार है तो उसको सबको ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके लिए तो पूरे देश का हर एक नागरिक उसका अपना है। लेकिन जिस तरह से पहले फेज में कम वोटिंग हुई, दूसरे फेज में कम वोटिंग हुई और तीसरा फेज जब अब आने वाला है, तो ऐसे में ये जो चुनाव है पूरा हिंदू मुस्लिम हो गया है। मुसलमानों को बोला जा रहा है, मुसलमानों के लिए कहा जा रहा है, उधर से राहुल गांधी भी पलटवार कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी साहब को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए? देखिए, हिंदू मुस्लिम चुनाव विपक्ष बना रहा। हमारा एक, जैसे आपने भी बताया कि आपका अल्पसंख्यक मोर्चा है, भारतीय जनता पार्टी सभी को लेकर चलती, मुस्लिम को भी लेकर चलती, बराबर सम्मान है हमारे यहाँ पे, और हिंदुओं का भी बराबर सम्मान है। और मुस्लिम का बहुत वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ता है, और बहुत जो ऐसे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीतता है। अगर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में बीजेपी का कैंडिडेट एमएलए एमपी बन रहा है वहाँ पे, तो इसका मतलब कि मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और मुस्लिम वर्ग भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है। और उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तभी मुस्लिम हिंदू दोनों सुरक्षित हैं इस देश। देखिए, आप ये कह रहे हैं ना एमपी एमएलए बन रहा है, एमपी पिछले 5 साल पहले बना था, उसका फिर से चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव को भी अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है उत्तर प्रदेश में। लेकिन आज मैं पुराने लखनऊ में घूम रहा था, मुस्लिम बहुल इलाका है, आप भी जानते होंगे। तो वहाँ पर मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि प्रधानमंत्री को इस तरह से खुले मंच से सबके सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और हम मुसलमान क्या मतलब, हम किसी का घर हड़प लेते हैं, हम किसी का मंगलसूत्र छीन लेंगे, हम क्या कर रहे हैं जो इस तरह से प्रधानमंत्री हमको बोले? तो कहीं ना कहीं से एक नकारात्मक माहौल बन रहा है। तो इसको भारतीय जनता पार्टी किस तरह से निपटेगी? देखिए, कोई नकारात्मक माहौल नहीं बनना। नकारात्मक माहौल विपक्ष के लोग से बनाने का काम कर रहे हैं। और
प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे कोई नकारात्मक माहौल बने या माहौल बिगड़े। कुछ विपक्ष के लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने के लिए काम कर रहे हैं और वो माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। तो आप क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से खुले मंच से साफ साफ कह रहे हैं, पहले एक समय होता था कि कोई भी नेता होता था वो ये कहता था एक विशेष वर्ग या एक विशेष समुदाय, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से सीधे सीधे मुसलमानों पर हमला बोल रहे हैं, सीधे सीधे मुसलमान बोल रहे हैं, तो उससे आपको नहीं लग रहा है कि ये चीज़ें सही नहीं, एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए? देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो जो भी कह रहे हैं उसका विपक्ष जो है तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का काम कर रहा है। विपक्ष जो है तोड़ मड़ोड़ करके बातों को, लोगों को, जनता को, पब्लिक को गुमराह करने का काम कर रहा है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कि माहौल ख़राब हो। माहौल अगर कोई ख़राब करने का काम कर रहा है तो विपक्ष के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस का काम ही है माहौल ख़राब करना, देश में दंगा कराना, फसाद कराना, क्योंकि वो हमेशा दंगे की राजनीति की है। तो ये बताइए मुझे कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है और अब पश्चिम से चुनाव घूमकर अब अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और तराई के इलाके में पहुंच गया है, जहां पर मुस्लिम आबादी भी ठीक ठाक है, तो आपको लगता है कि इसके बाद भी मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा? बिल्कुल करेगा। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है भाई साहब। इसके पहले देखिए, अभी उपचुनाव हुए हैं, जहाँ पे पश्चिम में मुसलमान बाहुल क्षेत्र था, वहाँ पे बीजेपी के एमपी बने। और लखनऊ की अगर आप बात कर लेना, पिछला पोलिंग रिकॉर्ड निकाल लीजिए, जो पुराना लखनऊ जहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जीते। यानी मुस्लिम पसंद कर रहा ना बीजेपी को, मुस्लिम बीजेपी को पसंद कर रहा, तभी वोट कर रहा, तभी बीजेपी कैंडिडेट जीत रहे हैं। तो ये कुछ चंद लोग हैं जो सिर्फ माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं, बाकी कोई मतलब नहीं। और जो चंद लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं उनका अपना राजनीति खतरे में दिखता है, तो उनको पता है हमको माहौल ख़राब करेंगे तभी हमारे बारे में लोग चर्चा करेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, अब की बार 400 पार, वो 400 पार हो जाएगा। एनडीए जो है, एनडीए जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, वो 400 पार करेगा। तो ये थे हमारे साथ अमरेन, जो कहीं से भी ये मानने को नहीं तैयार हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जिस तरह से खुले मंच से मुसलमानों पर निशाना साध रहे हैं वो कहीं से भी गलत है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज रोड शो के साथ अपने नामांकन प्रक्रिया शुरू की। जुलूस के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी की भारी भीड़ उमड़ी। स्मृति ईरानी के रोड शो को काफिला बीजेपी कार्यकाल से लेकर कलेक्टर तक पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्य मंत्री मयंक किशोर, शरण सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी, पूर्व यूपी विकास बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम सिंह और विधायक सुरेश पासी सहित कई भाजपा नेता रोड शो का हिस्से थे। ताज़ा खबरों के मुताबिक बीएसपी संयोजक और मायावती के भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना नामांकन दाखिल किया। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ लखनऊ में नामांकन दाखिल किया। दाखिल कराने से पहले राजनाथ सिंह ने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और लखनऊ के निर्वाचित विधायकों के साथ एक रोड शो किया, जिसमें सिख समुदाय सहित भारी समर्थन मिला। यूपी ब्यूरो चीफ अनूप चौधरी ने गुरुद्वारा नाका में बीजेपी और राजनाथ सिंह को सिख समुदाय के समर्थन पर चर्चा की।
अमेठी में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने और लखनऊ में आज राजनाथ सिंह ने नामांकन कर दिया। लेकिन जिस तरह से चाहे अमेठी की बात करें या फिर लखनऊ की बात करें, अमेठी में स्मृति ईरानी के जब नामांकन में वहां के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव थे, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे राजनाथ सिंह के नामांकन में। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी थे। काफ़ी भव्य तरीके से रोड शो हुआ। उसके बाद राजनाथ सिंह ने यहाँ से नामांकन किया। तीसरी बार की तैयारी है उनकी। और हम इसी मुद्दे पर लोगों से बात करें, क्योंकि जिस तरह से सिख कम्युनिटी ने उनका स्वागत किया, क्योंकि जब रोड शो हुआ है राजनाथ सिंह का, सिख कम्युनिटी ने जगह जगह पर उनका स्वागत किया। हम इस मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे, क्या वाकई में सिख कम्युनिटी राजनाथ सिंह के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के साथ? हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह मीत, प्रवक्ता लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। सतपाल जी, जिस तरह से आज राजनाथ सिंह जी का रोड शो हुआ नामांकन से पहले, सिख कम्युनिटी ने जगह जगह पे उनका स्वागत किया, क्या लगता है कि जो राजनाथ सिंह के हैं या भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ आपका समुदाय उनके साथ खड़ा हुआ है? आज माननीय राजनाथ सिंह जी का नामांकन था और सिख समाज स्वतः स्फूर्त बहुत उत्साह के साथ, उत्साही ढंग के साथ, बड़े जोश के साथ सिख समाज ने इस नामांकन में अपनी सहभागिता की। भारी संख्या में सब लोग उपस्थित थे। स्टेज बनाकर बाकायदा नारों की गूंज के साथ पुष्प वर्षा करके सबने उनका बहुत स्वागत, समर्थन और उनके प्रति विश्वास व्यक्त किया। सिख समाज के साथ माननीय राजनाथ सिंह जी का बहुत स्नेह शुरू से ही रहा है और सिख समाज बहुत भावुक होता है। सिख समाज को ये अच्छी तरह से याद है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान आंदोलन के समय में कुछ अति उत्साही लोग अनावश्यक रूप से टिप्पणियां कर रहे थे। तब माननीय राजनाथ सिंह जी ने आगे आकर ये कहा था और बहुत खुले रूप में बयान दिया था कि सिख समाज हमारा बड़ा भाई है, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, वो सनातन के बड़े भाई हैं और सनातन की रक्षा में सिख समाज ने, सिख गुरु साहिबानों ने अपनी शहादतें दी हैं और सनातन में से ही सिख, सनातन में ही जो एक परिवार का बड़ा बच्चा होता था वो सिख बना था। तो सिखों के खिलाफ अगर किसी ने भी अनावश्यक रूप से कोई भी उनके विरुद्ध टिप्पणी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसा ही एक इंटरव्यू उनका आज तक में प्रभु चावला जी के साथ आया था, जिसने उन्होंने कहा था कि सिख समाज के विरुद्ध अगर किसी ने भी कोई भी उनकी मान सम्मान के खिलाफ बात की तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो सिख समाज को ये बात दिल में याद है। उसके अलावा रोकना चाहूँगा, जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो कहती कि आज़ादी की लड़ाई में सिख कम्युनिटी ही आगे रही है, चाहे वो मुगलों का सामना करना हो या कोई और बात रहे। लेकिन आज जिस तरह से जो भीड़ थी, भीड़ कोई मानक नहीं होता कि यही भीड़ जो है वोटर में बदल जाए, ये कोई मानक नहीं होता। आखिर भारतीय जनता पार्टी को ये सारी कवायद करनी ही क्यों पड़ी, शक्ति प्रदर्शन करना ही क्यों पड़ा, जब वो कहती कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? तो आखिर ये तामझाम करना क्यों पड़ा, इतनी भीड़, शक्ति प्रदर्शन, ये ऐसा क्यों? मेरा विचार आपके विचार से थोड़ा सा अलग है। भारतीय जनता पार्टी को ये सारा तामझाम नहीं करना पड़ता। ये कार्यकर्ताओं, समर्थकों और हर समुदाय का उत्साहपूर्वक समर्थन स्वतः स्फूर्त था। यही भीड़ दूसरे प्रत्याशियों में भी दिखेगी, यही भीड़ जो आज थे यहाँ पे। अब आप पत्रकार की नज़र से देखते हैं, मेरे पास तो वो नज़र नहीं है, लेकिन मैंने जो महसूस किया एक सामान्य नागरिक के रूप में, एक सिख समाज के प्रबंधक के रूप में, वो यही था कि सबने स्वाभाविक रूप से उनको किया, समर्थन व्यक्त किया। क्योंकि लखनऊ में जितने भी काम करवाए गए उसकी कोई गिनती किसी भी लोकसभा क्षेत्र से की नहीं जा सकती है। आप स्वयं पत्रकार हैं, जागरूक हैं, आपका चैनल पूरे प्रदेश में बहुत जाना और समझा जाता है, आप बड़ी मेहनत से जाते हैं सब जगह। आप देखिए कि लखनऊ में पिछले 5 साल में माननीय राजनाथ सिंह जी ने 22 फ्लाईओवर बनवाए हैं। कोई भी बड़े से बड़ा प्रत्याशी, बड़े से बड़ा मंत्री अपने लोकसभा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा कि मैंने 2 पुल बनवाए हैं, 3 बनवाए हैं, 4 बनवाए हैं। राजनाथ जी की बात करें तो वो गैर विवादित नेता है, वो लोगों की वो पसंद भी लोग उनको करते हैं। लेकिन बात यहाँ भारतीय जनता पार्टी की आ रही, जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, क्या लगता है वो आक्रोश का कहीं भारी ना पड़ जाए राजनाथ सिंह जी पे? राजनाथ सिंह नो डाउट गैर विवादित हैं, साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं, लेकिन जो लोगों का आक्रोश है, तमाम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर, ऐसे तमाम मुद्दे विपक्ष उठा रहा है। क्या लगता है इन मुद्दों के आगे राजनाथ सिंह को जीत मिलेगी? तीसरी पारी खेलेंगे वो? ऐसी जीत होगी अप्रत्याशित रूप से कि सभी लोग देखते रह जाएंगे और मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि शायद देश में सबसे बड़ी जीत हो, क्योंकि राजनाथ जी के सामने कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। विकास की बात करेंगे तो 105 किलोमीटर लंबा जो आउटर रिंग रोड है उसकी परिकल्पना करके देखिए कि अगर 22-24 किलोमीटर जो शहीद पथ है उसके आज 20-22 साल उसको हो गए, वो भी माननीय राजनाथ सिंह जी ने बनवाया था जब वो सड़क परिवहन मंत्री थे। उसके आसपास एक पूरा शहर विकसित हो चुका है, मल्टी कॉम्प्लेक्स, मॉल,
आवासीय वहाँ पर बन चुके हैं बहुत ज़्यादा, और वहाँ बहुत से व्यावसायिक और ये आज शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ऐसे नहीं कहेंगे? शक्ति प्रदर्शन तो था, लेकिन स्वतः स्फूर्त था। भारतीय जनता पार्टी का इसमें योगदान नहीं था। सभी समुदायों ने, सभी प्रकोष्ठों ने, सभी समाज के लोगों ने, व्यापार मंडलों ने, व्यापार प्रकोष्ठों ने, सारे समाजों ने अपना अपना जाके समर्थन खुद व्यक्त किया था, क्योंकि उनका उनके साथ बहुत जुड़ाव है। अपना अपना समर्थन खुद व्यक्त किया था, वहाँ पे जाहिर किया था, क्योंकि राजनाथ सिंह पहली पसंद है लखनऊ वासियों की, और जैसा कि आपने कहा वो साफ सुथरी छवि वाले नेता भी। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं हरमिंदर सिंह टीटू। हरिंदर जी, जिस तरह से लगता है आपने बताया कि राजनाथ जी ने यहाँ इतना इतना काम किया, फ्लाईओवर दिए लखनऊ को, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी आना पड़ा यहाँ पे, पुष्कर सिंह धामी को भी आना पड़ा राजनीत सिंह के समर्थन में? क्या कोई जनाधार खिसक रहा है क्या? देखिए, ये तो मैं नहीं जानता कि जनाधार खिसक रहा है कि नहीं खिसक रहा है, मगर माननीय राजनाथ सिंह जी एक अच्छे मत से लखनऊ से विजय होंगे। हमारी कौम का पूरा समर्थन है, बीजेपी को है नहीं है ये मैं नहीं जानता हूँ, मगर राजनाथ सिंह जी को हमारा पूरा समर्थन है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात की है। राजनाथ सिंह जिस छवि के हैं और उनकी छवि का ही यही असर है कि उनको समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं सीधे तौर पे। और भी लोगों से बात की। क्या नाम है आपका सर? अच्छा, हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या नाम बताइए? हमारा नाम गुरबचन सिंह है। गुरबचन जी, क्या लगता है जिस तरह से राजनाथ जी के साथ सिख समुदाय के लोग थे, क्या वाकई में सिख समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या राजनाथ सिंह के साथ हैं? राजनाथ सिंह के साथ हैं। किस तरह से समर्थन करते हैं? तरह से जो उन्होंने विकास लखनऊ का किया है, उस तरह का लखनऊ विकास किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। इतने सांसद रहे, किसी ने नहीं किया। और वाकई राजनाथ सिंह ठीक है, जो बीजेपी ने सुनाया जिनको प्रत्याशी, ठीक है, ये आप उसको ना देखिए आप। चलिए ठीक है, हम और भी लोगों से बात करते हैं। राजनाथ सिंह जिन्हें जाहिर सी बात है यहाँ के सांसद हैं लखनऊ के, और कई फ्लाईओवर्स की सौगात दी है राजधानी वासियों को। और क्या लगता है राजनाथ जी ने, जिस तरह से कह रहे थे आप लोग कि उनको समर्थन दे रहे, तमाम तरह के फ्लाईओवर्स दिए हैं और भी तमाम तरह की सहूलतें दी हैं, क्या लगता है आपको? इस बीजेपी सरकार में कई ऐसे स्थान हैं जिनका नाम हमारे गुरुओं से जोड़ा गया है, वो बहुत ही बड़ा काम है। और आने वाली पिछली बहुत सरकारों ने ये काम नहीं किए जो काम इन सरकारों में हुए हैं। वो हमारे धर्म को लेके भी हैं, हमारे जो और शहीद हुए हैं उनके नामों को लेके कई जगह चौराहे के नाम तब्दील करे गए, फ्लाईओवरों के नाम रखे गए, ये माननीय हो गया। इसका हम समर्थन करते हैं। जाहिर सी बात है, राजनाथ जी ने जो किया है राजधानी वासियों के लिए, खासतौर से सिख कम्युनिटी का जो सम्मान दिया गया है, जो सम्मान मिला है, और यही सम्मान की वजह कि उस सम्मान का कर्ज कैसे अदा करेंगे, यही वजह है कि आज सिख कम्युनिटी के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह के वहाँ पे जो रोड शो था वहाँ पे गए, वहाँ पे उनका समर्थन किया और खुलकर समर्थन किया। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मंजीत सिंह। मंजीत जी, जिस तरह से आज राजनाथ सिंह जी का रोड शो था, आज राजनाथ जी ने नामांकन किया, उसमें सिख समुदाय भी बहुत से संख्या में थे, काफ़ी संख्या में थे। सिख कम्युनिटी का कहना है कि उनका समर्थन राजनाथ जी को है, क्या कहेंगे? 100%। किस लिए? हर तरह से तो हमारे साथ है वो। आपके साथ ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या? आपको दिया। अगर यहाँ बात की जाए विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर घेर रहा है, चाहे वो रोजगार हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर हो या किसान मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। लेकिन तो आप लोगों का समर्थन किस आधार पे है? कौन से ऐसे काम हैं जिसके आधार पर आप समर्थन दे रहे हैं? भाई हर तरह से बेहतर है। और भी हम अभी सतपाल जी से ही बात करते हैं, सतपाल जी के पास वापस आते हैं। सतपाल जी, तमाम ऐसी बातें और लोगों ने भी कहा कि क्यों ना समर्थन हम क्यों ना करें, लेकिन विपक्ष लगातार जो है सरकार पर हमलावर है और विपक्ष से ही डरा हुआ था। जिस तरह से विपक्ष का आरोप है कि जो एनडीए सरकार है वो डर गई है, तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है, लोगों को जो है डरा रही है, धमका रही है। और आज जो शक्ति प्रदर्शन था उसी की एक कड़ी भर है। देखिए, विपक्ष का काम तो विरोध करना है। विपक्ष विरोध करेगा, उसके पास अपने मुद्दे हैं, वो जनता स्वीकार करेगी, जनता उसको स्वीकार करेगी या नहीं करेगी वो जाने। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तो आज उत्तर प्रदेश की जो है, लखनऊ की है, सारे देश में मिसाल दी जाती है। लखनऊ से और उत्तर प्रदेश से माफिया का अंत हुआ है। विकास के कामों में आज उत्तर प्रदेश की तुलना न्यूयॉर्क से की जाती है। एक्सप्रेस वे, हाईवे,
जितने तरह की रोडें हैं, जितनी कनेक्टिविटी है। मैं रोकना चाहूँगा, एक बात कहिएगा, 2014 जब 2014 में केंद्र में सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की और यूपी में आई 2017 में, क्या लगता है यूपी में 2017 से पहले और 2014 से पहले जंगल था, नदी नाले थे, जंगल था, पहाड़ था, बिजली पानी कुछ नहीं था? बहुत खुश था, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। सदन में एक माननीय श्रद्धेय अटल जी का एक भाषण बहुत वायरल होता था। वो कहते थे कि पिछले 50 साल में भारत ने विकास नहीं किया, ऐसा कहेंगे तो भारत के पुरुषार्थ को अपमान होगा। ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ, लेकिन जो विकास की गति थी उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड आ गई, वो हाई स्पीड पे हो गया। जो हमारी ट्रेनें मेल और एक्सप्रेस चल रही थी, वो आज वो जो बुलेट ट्रेनें चल रही हैं वो दौर आ गया है। आज उत्तर प्रदेश में और देश में हवाई अड्डों का विकास हुआ है, बस अड्डों का विकास हुआ है, सड़कों का विकास हुआ है, एक्सप्रेस वे बने हैं, हाईवे बने हैं, कनेक्टिविटी बढ़ गई है। आज हर तरह से इस विकास बढ़ा। हम ये नहीं कह सकते कि पिछली सरकारों ने विकास नहीं किया या विकास नहीं हुआ, वो तो एक नकारना हो जाएगा। सकारात्मक रूप से भी देखें तो अगर डाटा हमारे सामने है, जितने किलोमीटर पहले 2014 तक सड़क बनती थी, रोजाना का जो एवरेज था, उससे कई गुना ज़्यादा आज माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश जो कानून व्यवस्था जो पहले थी, आज योगी जी का उदाहरण देश और दुनिया में दिया जाता है। तो इसी तरह से भाजपा का समर्थन है, क्योंकि भाजपा आज 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। कोरोना काल की विपत्तियों के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अगर जीडीपी हमारी बढ़ रही है और 7 और 8% जीडीपी रहने का अनुमान है। आपने बताया राशन की बात आपने खुद छेड़ दी, क्या लगता है जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, मुफ्त राशन की जगह अगर मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा या मुफ्त स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी जाती, वो बेहतर रहता कि ये जो मुफ्त का राशन दिया जा रहा? इसमें कोई शक नहीं है कि स्वास्थ्य और शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए और है। आज सरकारी स्कूल इतने बड़े पैमाने पर क्षेत्र में शिक्षा का काम कर रहे हैं। हमारे गुरुद्वारा साहब के परिसर में ही खालसा इंटर कॉलेज है, सरकारी स्कूल है, 700 के करीब विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं। सरकारी बहुत पहले से भी चलता रहा है। जी जी, ये शुरू से चल रहा है, तकरीबन 50-60 से चल रहा है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल यहाँ पे ये करता हूँ, अभी जो इंडिया घटक के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जुबले जुले हैं, रविदास मल्होत्रा, क्या नहीं लगता आपका समुदाय जो है, बहुत से लोग जो उनको भी वोट देने जा रहे हैं, ऐसे में राजनाथ सिंह कैसे फाइट करेंगे? क्या लगता है कि जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, क्या वो उधर रविदास मल्होत्रा तरफ भी जाएंगे या फिर राजनाथ सिंह जी की तरफ से जाएंगे? क्योंकि रविदास मल्होत्रा जी भी अगर लड़ते हैं, वो भी जमीनी स्तर के नेता हैं, उन्होंने भी संघर्ष किया है और लोगों की खातिर कई बार जेल भी गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रविदास जी अपने समय में एक संघर्षशील नेता थे, लेकिन सिख समाज या कोई भी जागरूक समाज उनको वोट नहीं देगा, उनको वोट दे के वोट खराब नहीं करेगा। हम लोग को समाजवादी पार्टी के लोगों का और उनके शासन का भी समय याद है। उनमें से एक भी मुख्यमंत्री कभी भी गुरुद्वारा साहब में माथा टेकने नहीं आया, और योगी बाबा जब से आए हैं कम से कम 17-18 बार गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकने आए हैं। ये एक बहुत बड़ा सम्मान करते हैं, सिख समाज का बहुत बड़ा सम्मान है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो योगी बाबा, जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कभी नहीं किया, अपने आवास के ऊपर गुरमत समागम कराना, गुरबाणी के कीर्तन कराना। यहाँ पर तो रोज़ा अवतार होते थे खाली मुख्यमंत्री आवासों में या राजभवन में। आज राजभवन में गुरबाणी का कीर्तन हो रहा है, मुख्यमंत्री आवास में गुरबाणी का कीर्तन हो रहा है, साहिबजादों की शहादत की गाथाएं गाई जा रही हैं, सारा देश उनको नमन कर रहा है। आज योगी जी के प्रस्ताव पर माननीय मोदी जी ने 26 नवंबर को वीर साहिबजादा दिवस घोषित किया हुआ है, वीर बाल दिवस घोषित किया हुआ है। इससे बड़ा सम्मान हम सरकार से और क्या चाहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से सतपाल जी ने बात कही है, जिस तरह से, और खुद हमने इतने सालों में देखा है कि जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, कोई इस तरह से नहीं आया माथा टेकने, लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, लगातार वो यहाँ पर गुरुद्वारे में माथा टेकने आए हैं। और जिस तरह से सिख समागम की बात आपने कही, वो भी करते आए, और जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने, खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिख कम्युनिटी को दिया है, वही सम्मान ये वापस जो है वोट के तौर पर, उस सम्मान का कर्ज, जैसा कि आपने कहा, जो सम्मान का जो कर्ज है वोट देकर उसको पूरा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। एक दिलचस्प घटना कारण में स्मृति ईरानी के रोड शो में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने आई, जिसके दौरान हाथापाई हुई। पुलिस ने इसे रोका और ये विरोध कांग्रेस कार्यालय के पास हुआ। आज हजरतगंज फायर स्टेशन पर फायर फाइटिंग रोबोट का डेमो हुआ। ये रोबोट फायर विभाग के गाड़ियों में शामिल किया जाएगा और इमारतों के आग बुझाने में मदद करेगा। इसका रिमोट कंट्रोल कैमरे के माध्यम से होगा, जिससे ये धुआं के बीच आग का कंट्रोल कर सकता है। फायर कैमरा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस रोबोट को जल्द ही फील्ड पर उतारा जाएगा।
छठे चरण में फूलापुर और इलाहाबाद समेत प्रयागराज की लोकसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। सपा और बसपा गठबंधन ने पूर्व कैबिनेट मंत्री उजावल रामन सिंह को इलाहाबाद से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी उजावल रामन सिंह नामांकन से पहले कलेक्टोरेट पहुंचे और हनुमान मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया। ईएनडी के तहत प्रयागराज के उपेक्षा की आलोचना की, विकास के मुद्दों को संबोधित कराने और सीट जिताने की कसम खाई। देखिए, निश्चित तौर से मुद्दा हमारा प्रयागराज का मुद्दा है। जिस तरीके से उपेक्षा का शिकार रहा है प्रयागराज, उसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं कि प्रयागराज का समुचित विकास डबल इंजन की सरकार में नहीं हुआ और जो व्यवहार किया गया पिछले 10 सालों में, जो उपेक्षा का शिकार रहा, उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। और इन्हीं मुद्दों पर कि प्रयागराज में एम्स की व्यवस्था नहीं है, प्रयागराज में मेट्रो की व्यवस्था नहीं है, पूरे शहर में तोड़ फोड़ की जा रही है, लोग परेशान किए जा रहे हैं चौड़ीकरण के नाम पर जो है, और जिस तरीके से प्रयागराज में औद्योगिकीकरण जो है एकदम ठप पड़ा हुआ है। तो ये सब मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे हैं। प्रयागराज का विकास ही हमारा जो है मुद्दा रहेगा। लेकिन निश्चित तौर से पूरा जमुना पार ही उपेक्षित रहा है, चाहे कोरांव रहा हो, चाहे बारा रहा हो, चाहे मेजा रहा हो, चाहे करछना रहा हो। पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की डबल इंजन की सरकार में किसी ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको जो है बताया जा सके। तो इस उपेक्षा के खिलाफ जो जन आक्रोश है, उसी का जो है परिवर्तन जो है आने वाले दिनों में जो है प्रयागराज की महान जनता जो है करने जा रही है। देखिए, हर चुनाव एक टक्कर का होता है, लेकिन निश्चित तौर से जब जनता मन बना लेती है, जब जनता खड़ी हो जाती है, ये जनता चुनाव लड़ रही है, उज्जवल रमन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन के लोग हैं। और इंडिया गठबंधन उनने से बहुत बेहतर स्थिति में है, बहुत बेहतर नतीजे आएंगे, बहुत सकारात्मक नतीजे आएंगे। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।